हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम आपको जो कराने जा रहे हैं वो नेम रिएक्शन पार्ट में ही है, कोलिजन एस्टर कंडेंसेशन और डेकमैन कंडेंसेशन। आप बोलोगे कि सर दो अलग अलग रिएक्शन है, ये एक जगह क्यों लिखी हुई है? क्योंकि जब भी हम आपको इस तरीके से करा रहे हैं कि जो आपके पास नेम रिएक्शंस है वो एक टाइप की एक जगह हो, तो ये दोनों रिएक्शन एक ही रिएक्शन है, एस्टर के आपस में रिएक्शन होना है। एक रिएक्शन इंटरमोलिक्यूलर होती है और एक होती है इंट्रामोलिक्यूलर। ठीक है, दोनों एस्टर के बीच में होंगे, आप अभी देखोगे। देखिए, सबसे पहले हम रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं तो आप क्या करोगे, यहाँ पे ये जो रिएक्शन हो रही है कोलिजन एस्टर कंडेंसेशन, ये दो एस्टर के बीच में हो रही है। उस एस्टर का नाम है इथाइल एसीटेट। अब इसको याद कैसे रखेंगे? एस्टिक एसिड आप सभी को पता है, CH3COOH को बोलते हैं एस्टिक एसिड। अगर मैं H हटा देता हूँ तो नेगेटिव आ जाता है, यहाँ पे इसको एस्टेट बोलते हैं। और उसी के आगे मैं अगर इथाइल लगा देता हूँ तो इसको बोलेंगे इथाइल एसीटेट। तो इथाइल एसीटेट हो गया आपके पास। इथाइल एसीटेट के दो मॉलिक्यूल आपस में रिएक्शन करेंगे तो हम उनको बोलेंगे आपके पास की रिएक्शन होती है कोलिजन एस्टर कंडेंसेशन। ये देखो एस्टर ग्रुप लगा हुआ है, तो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मैं इसको अगर नॉर्मली लिखता हूँ CH3COOET भी लिख सकता हूँ, इथाइल ग्रुप है पूरा का पूरा। अब अगर ये दोनों मॉलिक्यूल या इसी के आगे मैं दो मॉलिक्यूल लिख देता हूँ और उनको मैं बेसिक कंडीशन कहीं प्रोवाइड करता हूँ तो ये दोनों मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट करेंगे। अब देखो, आपको पता है कोई भी रिएक्शन होने के लिए दो चीज़ जरूरी होती है। आपको एक न्यूक्लियोफाइल को फाइंड आउट करना है, एक है आपको इलेक्ट्रोफाइल का। तो एक आपका जो मॉलिक्यूल है इसमें वो एज अ इलेक्ट्रोफाइल एक्ट करेगा और दूसरा मॉलिक्यूल आपका एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा। अब दोनों को लिख लेते हैं CH3COET। अब आपको पता है, सपोज करो मैं इसको मान लेता हूँ कि ये आपका न्यूक्लियोफाइल तरह एक्ट करना चाहिए। तो इसमें मेरे पास क्या है, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है और बेस भी है, तो क्या जनरेट हो सकता है? इनोलेट। तो इनोलेट आपका यहाँ जनरेट होगा। अगर इसमें इनोलेट जनरेट होता है तो मेरे पास स्पीसीज कुछ ऐसी बननी चाहिए। ठीक है भाई, यहाँ से एक हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट हुआ है, नेगेटिव ऊपर गया, उसकी वजह से ये बन गया है, इनोलेट जनरेट हो गया। अब ये आपका नेगेटिव सेंटर है, न्यूक्लियोफाइल है, यहाँ से अटैक करेगा और ये इसका पॉजिटिव सेंटर है। अपने इलेक्ट्रॉन लेके ऊपर जाएगा, फिर ऊपर से ये रिवर्ट करेगा तो वापस आएगा और यहाँ से फिर ये आपका OET रिमूव करेगा। तो मतलब आपके पास जो रिएक्शन बनेगी उसमें हम जोड़ देते हैं CH3CO और अटैक इसका इस पोजिशन से हुआ है, OET बाहर निकल गया है, तो आपका यहाँ पे आया CH2 और उधर रिमेनिंग क्या है, COOET। ठीक है, इस टाइप से दो एस्टर ने आपस में रिएक्शन की है तो आपको ये प्रोडक्ट मिला। अब एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पे हमने यहाँ पे बेसिक मीडिया लिखा हुआ था, तो अगर बेसिक मीडियम होगा तो सबसे ज़्यादा एसिडिक जो आपका प्रोटॉन है ये है, तो ये आपको कभी इस फॉर्म में नहीं मिलेगा, ये आपको इस फॉर्म में मिलेगा। तो इसका मतलब जब आपको रिएक्शन क्विंच करनी है इसके बाद, तो आप उसमें स्लाइटली एसिड कोई भी ऐड करके उस रिएक्शन को इस फॉर्म में, इस प्रोडक्ट को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। ये ठीक है, तो ये आपके पास कोई भी एस्टर का प्रोडक्ट बन गया है जब दो एस्टर आपस में रिएक्ट किए हैं। ठीक है, मैं आपको इन जनरल बता रहा हूं कि जब दो एस्टर आपस में रिएक्ट करते हैं तो उनसे जो रिएक्शन होती है वो इंटरमोलिक्यूलर बोली जाएगी, उसका नाम कोलिजन एस्टर कंडेंसेशन होगा। अब इसका देखते हैं डेकमैन कंडेंसेशन कैसे होती है। अब देखिए, मेरे पास यहाँ पे एक प्रोडक्ट जनरेट हो गया है, यहाँ तक कि अगर रिएक्शन कंडीशन गिवन है तो ठीक है। अगर इसके बाद भी कुछ गिवन है, मतलब वो कैसे हो सकता है, जैसे मान लो आपके पास कोई रिएक्शन कंडीशन है, उसमें आप कहीं हीटिंग दे सकते हो, कहीं हाइड्रोलिसिस दे सकते हो, तो उसका क्या इफेक्ट हो सकता है इसके अंदर। अगर ऐसा कुछ यहाँ पे गिवन है, मैं इसको रब कर रहा हूँ, मान लो सिर्फ मेरे पास ये प्रोडक्ट बना है और इसके बाद भी आपको कुछ गिवन है यहाँ पे, जैसे कि इसमें कहीं गिवन है कि आपको इसके बाद लिखा हुआ है कोई ऐसा स्टेप हाइड्रोलिसिस। ठीक है, हाइड्रोलिसिस गिवन है, या आपको उसके बाद भी गिवन है कहीं हीटिंग लिख रखा है। तो अगर हाइड्रोलिसिस है तो आपके पास सबसे पहले एस्टर की हाइड्रोलिसिस होगी। एस्टर की हाइड्रोलिसिस होने से बनता है एसिड, ये आपने पढ़ा भी होगा, COOH। ठीक है, अगर हीटिंग कर दी तो आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एज अ गैस बाहर निकल जाएगी, -CO2 आ जाएगा यहाँ पे, और आपका इसके बाद जो प्रोडक्ट बचेगा वो CH3CO CH3 एस्टोन बन गया आपका। अगर आपको ये गिवन है, अगर सिर्फ हाइड्रोलिसिस गिवन है
तो आप इसकी स्टेप तक लेके जाओगे। हाइड्रोलिसिस के बाद हीटिंग दोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड एज अ गैस इवॉल्व हो जाएगी। आपको पता है कोई भी अगर लिविंग ग्रुप एज अ गैस स्टेट जाता है तो वो आपका मोस्ट, हम उसको बोलते हैं बेस्ट लिविंग ग्रुप हो जाता है वो। तो इस तरीके से आप इसको देख सकते हो कि क्लेजन एस्टर कंडेंसेशन में आपका फाइनल प्रोडक्ट कहाँ तक पहुँच सकता है। अब बात करते हैं हम डिकमैन रिएक्शन की। मान लो मेरे पास कोई भी सिस्टम गिवन है, जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, ये है और हमारे पास एग्जांपल है ये। अब ये कैसे बना उस पर भी आएंगे, अभी आप इतने देख लीजिए। सपोज करो कोई भी सबस्ट्रेट मेरे पास प्रेजेंट है, उसके अंदर ही डाई एस्टर है, उसमें दोनों एस्टर उसके अंदर ही है, और अब मैं इसका कोई रिएक्शन करने जा रहा हूँ सपोज बेसिक मीडिया में। तो आपको पता है किसी भी एक साइड से, यहाँ से या यहाँ से आपका न्यूक्लियोफाइल जनरेट हो सकता है, मतलब आपका इनोलेट जनरेट हो सकता है। सपोज करो मैं इस साइड से कर लेता हूँ, तो मेरे पास आपका सबस्ट्रेट कुछ ऐसा रहेगा। ये देखिए, अब मैंने यहाँ पे क्या जनरेट करना है, इनोलेट जनरेट करना है इस वाले सेंटर पे। तो यहाँ पे ऐसे जनरेट होगा O नेगेटिव और इधर आपका OET, ठीक है। अब क्या होगा, ये वाले सेंटर से वापस आएंगे इलेक्ट्रॉन और इनको अटैक करना है। अटैक कहाँ करना है, इलेक्ट्रोफाइल पे। इसी सेंटर के अंदर इस टाइप का अरेंजमेंट है ऐसे। अब ये क्या है, पार्शली पॉजिटिव है और ये पार्शली नेगेटिव है। तो आपका जब ये आएगा तो ये स्पीसीज जा करके इसके ऊपर अटैक करेगी, ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक बार ऊपर जाएंगे, फिर वापस आएंगे और इस OAT को बाहर निकाल देंगे। अब आपको साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाना है। अब साइक्लिक स्ट्रक्चर में देख लीजिए आप कितने कार्बन है यहाँ पे, जहाँ से हमने स्टार्ट किया है बॉन्ड यहाँ से बनेगा 1 2 3 4 एंड 5। तो सबसे पहले मुझे 5 मेंबर रिंग बनाना है। ये आपका 5 मेंबर रिंग बन गया। उसके बाद अब देखो, मैंने इस पोजीशन को मैं मान रहा हूँ 1 2 3 4 एंड 5। 5 के ऊपर क्या था, एक कीटो ग्रुप लगा हुआ था, OAT वहाँ से निकल चुका है। 1 था, 1 जो आपका था उसके ऊपर क्या लग गया, COAT, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास ये आपकी इंट्रामोलिक्यूलर रिएक्शन होगी। एक तरीके से हम इसी को बोलते हैं इंट्रामोलिक्यूलर क्लेजन एस्टर या डिकमैन रिएक्शन बोला जाता है इसको, ठीक है। दोनों बिल्कुल सेम है, यहाँ पे आपके एस्टर दोनों सेम ही सिस्टम में थे तो ये रिएक्शन इंट्रामोलिक्यूलर होगी। वहाँ पे मैंने 2 अलग अलग एस्टर लेकर के उनको रिएक्ट कराया था, इसलिए वो आपका इंटरमोलिक्यूलर हो गया। तो इस तरीके से आपके पास 2 तरीके की रिएक्शन सिमिलर हैं, जिनके नाम बस अलग हैं, एक इंटरमोलिक्यूलर एक इंट्रामोलिक्यूलर। इंटरमोलिक्यूलर होगी तो आप बोलोगे क्लेजन एस्टर है, अगर आपकी इंट्रामोलिक्यूलर होगी तो आप बोलोगे डिकमैन रिएक्शन है। अब वो कंडीशन बिल्कुल सेम है इसमें भी आगे। इसमें आप आगे क्या करने जा रहे हो, अगर आप इसमें आपको दिया गया कहीं पे भी हाइड्रोलिसिस गिवन है या उसके बाद आपको हीटिंग गिवन है, तो सिंपली आपका COH बनेगा। अगर हीटिंग भी गिवन है तो कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा, तो आपके पास प्रोडक्ट सिर्फ ये बचेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से इस रिएक्शन को कंडक्ट कर सकते हो कि रिएक्शन किस तरीके से होगी। तो ये मैंने आपको इन जनरल बताया क्लेजन एस्टर और आपकी डिकमैन कंडीशन में सिर्फ क्या डिफरेंस है, ठीक है। अब इनकी प्रॉब्लम करते हैं, कुछ कॉमन प्रॉब्लम दोनों की। सबसे पहले हमारे पास एक प्रॉब्लम है, आपको ये स्ट्रक्चर गिवन है और आपको इसमें सबस्ट्रेट दे रखा है CH3 COAT ये, और आपको यहाँ पे बेसिक मीडिया गिवन है, सोडियम इथोएट दिया हुआ है, और ये फर्स्ट में, सेकंड में आपको हाइड्रोलिसिस गिवन है, ये आपके पास। तो देखिए बेसिक मीडियम है, O नेगेटिव OAT और Na पॉजिटिव ऐसे है। तो सबसे पहले आपके पास क्या जनरेट होना चाहिए, इनोल, और आपको पता साइक्लिक इनोल हो या साइक्लिक इनामीन हो, ज़्यादा स्टेबल होते हैं, तो इस या इस किसी पोजीशन जनरेट होगा। अब जहाँ से भी जनरेट होगा तो आपके पास स्पीसीज कुछ ऐसी बन जाएगी। अब उसके ऊपर जो जनरेट हुआ है उसको अटैक करना है किसके, इसके ऊपर, इस पे ऊपर लेके गया इसको, फिर वापस आएगा और OAT को बाहर निकाल देगा।
तो मतलब ये आपका जो बनेगा वो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा और यहाँ पे आपका CO ये बन गया CH3। ठीक है, तो ये आपके पास यहाँ पे सबस्ट्रेट बन गया इस तरीके का। ठीक है, तो अब देखो इसमें आपका वैसे ही एक तरीके से इनोलेट जनरेट हुआ जैसे एस्टर में होता था। अब इसमें एक एस्टर है, दूसरा आपका कार्बोनिल सिस्टम भी हो सकता है, कोई भी सिस्टम है। तो यहाँ पे भी आपके दो अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में रिएक्शन हुई है, तो कौन सी कैटेगरी में आएगी? कोलेजन एस्टर कैटेगरी में। ठीक है, क्योंकि इंटरमोलिकुलर है। अब ये सबस्ट्रेट मेरे पास बन गया है। सपोज यहाँ पे कोई भी रिएक्शन पॉसिबल है। अब देखो इस चीज़ को मैं आपको बता रहा हूँ, आपको यहाँ पे पॉइंट नोट करना है। अगर मैं इस सिस्टम को हेलोजिनेशन इसका कराता हूँ मैं इन बेसिक मीडिया, ध्यान से पढ़ना मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे, इन बेसिक मीडिया। अगर ऐसा होता है बेसिक मीडिया में और आपके पास ये गिवन है, तो इस रिएक्शन को बोलते हैं हेलोफॉर्म रिएक्शन। आपने पढ़ी हुई रिएक्शन ये हेलोफॉर्म रिएक्शन। अब देखो आपके पास जो हेलोफॉर्म रिएक्शन होती है उसमें उसका सबस्ट्रेट ये बनेगा और इधर आपका निकल जाएगा CHX3। ठीक है, अब ये I3 होगा तो आइडोफॉर्म बोलेंगे, जिस भी तरीके से ब्रोमोफॉर्म जो भी इसका बनेगा। ठीक है, अगर इस सिस्टम को आप ट्रीट कर देते हो OH के साथ बेसिक मीडिया में हेलोजिनेशन करा रहे हो तो आपके पास हेलोफॉर्म रिएक्शन होती है। अगर यहाँ एसिडिक मीडिया हो तो क्या होगी? अगर यहाँ पे एसिडिक मीडिया होगा तो रिएक्शन का नाम होगा HVZ रिएक्शन। ठीक है, जब आपको ये रिएक्शन कराएंगे तो आप बता देंगे कि इसमें प्रोडक्ट आपका क्या बनता है। तो इस तरीके से आपके पास जो प्रोडक्ट बना हुआ है उससे फर्दर कोई भी रिएक्शन हो सकती है। इनको जब इन रिएक्शंस में कराएंगे तो आपको डिटेल में बताएंगे वहाँ पे रिएक्शन क्या होती है। ठीक है, अभी के लिए इतना ही कि आप देख लीजिए इसमें से किस टाइप से आपके पास रिएक्शन होती है। कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं और भी, जैसे मेरे पास कोई एग्जाम्पल दिया हुआ है PHCOET और यहाँ पे हमारे पास ये गिवन है, ये है। अब देखो दोनों एस्टर हैं और साथ में मुझे यहाँ पे वही आपका सोडियम मिथॉक्साइड गिवन है और सेकंड स्टेप में आपका हाइड्रोलिसिस लिखा हुआ है। वर्क कब लिख सकते हो आप इसको। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे तो पीएच है, यहाँ पे तो अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं, सिर्फ यहाँ पे बचा है। तो आपको पता है आपका इस वाली पोजीशन से इनोलेट जनरेट हो सकता है और अटैक कहाँ होगा? इस वाली पोजीशन पे, यानी कि न्यूक्लियोफाइल मैंने यहाँ से फाइंड आउट किया और इलेक्ट्रोफाइल मैंने यहाँ से। अब इन दोनों का आपस में रिएक्शन कराना है। तो सबसे पहले मैं इसका इनोलेट बना देता हूँ, ये बन गया। अब ये इनोलेट आकर के अटैक करेगा इस वाली पोजीशन पे, ये ऊपर गया वापस आएगा, ET को बाहर निकाल देगा। तो मेरे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, PHCO और CH2COET। ये फाइनल प्रोडक्ट है क्योंकि यहाँ पे H पॉजिटिव गिवन है, स्लाइटली एसिडिक मीडिया है जिसने यहाँ पे H पॉजिटिव दिया है। वरना अगर आपके सिर्फ बेसिक मीडिया होता तो यहाँ नेगेटिव ही रहता, क्योंकि इसके इस वाले हाइड्रोजन के दोनों साइड पे आपके पास कार्बोनिल है जो विड्रॉइंग है बहुत ज़्यादा, तो वो आपके इस सिस्टम को इसके एसिडिटी को बढ़ा देता है, जिससे इसकी वजह से एसिडिक प्रोटॉन इजीली निकला रहता है जब तक आप इसको न्यूट्रलाइज नहीं करेंगे रिएक्शन को, या उसमें थोड़ा बहुत स्लाइटली एसिडिक ना करेंगे। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि आपके पास ऐसी कोई रिएक्शन गिवन हो सकती है। अब अगर इसी रिएक्शन के आगे आपको वही जो मैंने पहले आपको बताया है कि अगर आपको इसमें फर्स्ट स्टेप आगे दे रखा है हाइड्रोलिसिस, इसके बाद और सेकंड स्टेप मैंने आपको दे रखा है, इसको कई बार सिंपल ऐसा भी लिखा जाता है वर्कअप। उसमें होता है कि इसको H पॉजिटिव देना है बस, स्लाइटली एसिडिक। अब हाइड्रोलिसिस कर दी मैंने और आपको हीटिंग भी दे रखा है, तो बेटा पहले तो यहाँ पे एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। एसिड में कन्वर्ट होने के बाद डीकार्बोक्सिलेशन हो जाएगी, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल हो जाएगा। तो अगर ऐसा होगा तो PHCO CH3 सिर्फ ये आपके पास प्रोडक्ट बनेगा। तो इस तरीके से आप डिफरेंट सिस्टम को यहाँ पे देख सकते हैं कि उसकी स्टेबिलिटी का सिस्टम क्या है, या जिस तरीके से भी आप उसको करते हैं। अब हमारे पास और भी एक दो एग्जाम्पल है, उसको ले लेते हैं हम। जैसे मेरे पास ये एग्जाम्पल हो सकता है, सपोज करो हमें ये गिवन है
ऐसे, ठीक है। अब देखिए आपके पास यहाँ पे आपको सेम कंडीशन दी है वही, सोडियम इथोक्साइड, और सेकंड स्टेप है मेरा हाइड्रोलिसिस का, ठीक है। तो ये आपको कंडीशन गिवन है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे आपका एसिडिक प्रोटॉन दो जगह से निकल सकता है, यहाँ से भी निकल सकता है और एक आपका यहाँ से निकल सकता है। अब देखिए इस पोजीशन पे कार्बोनिल भी विड्रॉ कर रहा है, OH भी विड्रॉ कर रहा है, तो इसकी एसिडिटी ज़्यादा है, तो इस पोजीशन से यहाँ पे आपका नेगेटिव निकलेगा। लेकिन आपका क्वेश्चन उठना चाहिए कि सर यहाँ पे तो आपका बेसिक मीडियम है, सबसे ज़्यादा एसिडिक तो ये हाइड्रोजन है आपका, ये निकलना चाहिए। ये निकलेगा डेफिनेटली, कोई प्रॉब्लम नहीं, निकलेगा ये। लेकिन इसको निकलने के बाद दोबारा आप टेक कर लिया, क्योंकि इसके निकलने के बाद फर्दर कोई रिएक्शन प्रोसीड नहीं हो सकती। तो ये निकलेगा, इसका जो आपके पास निकलने के बाद इसका O नेगेटिव बनेगा, ऑक्साइड बनेगा, वो अपना इस सबस्ट्रेट के साथ रिवर्सिबल होगा, इसके इक्विलिब्रियम में रहेगा, बनेगा, फिर कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि आगे कोई रिएक्शन प्रोसीड नहीं हो सकती, आगे कोई रिएक्शन का पॉसिबिलिटी नहीं है। तो इसीलिए आपका यहाँ पे नेगेटिव यहाँ जनरेट होगा, और ये नेगेटिव आपका इन दोनों में से किसी भी एक साइड अटैक कर सकता है, और उससे आपका रिएक्शन ऐसे प्रोसीड होगी। तो आपके पास प्रोडक्ट बनेगा ऐसे, और आपका रिमेनिंग जो स्पीसीज है C डबल बॉन्ड O, और आगे आपका COET, इसको आप ऐसे जोड़ सकते हैं। तो इस तरीके से आपका रिएक्शन फर्दर प्रोसीड कर सकती है। तो ये मैंने आपको बता दिया क्लेजन एस्टर कंडेंसेशन, ठीक है। अब आपके पास हमारे पास दूसरी रिएक्शन है डिकमैन कंडेंसेशन, जो मैंने आपको बताई थी कि इंट्रामोलिकुलर होता है। इसकी भी दो चार प्रॉब्लम्स ले लेते हैं ताकि आपको क्लैरिटी अच्छे से हो जाए कंसेप्ट की। देखिए अब आप बोलोगे कि इसमें जो मैंने प्रोडक्ट बनाया था, सबस्ट्रेट बनाया था, तो सबसे पहले हमें यही देखना है कि उस सबस्ट्रेट बनता कैसे है। सपोज करो मेरे पास कोई कार्बोनिल सिस्टम गिवन है और मैं इसकी ऑक्सीडेशन कर देता हूँ KMnO4H पॉजिटिव, इससे मैंने इसकी ऑक्सीडेशन कर दी है। अब इसकी जो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुई है, ऑक्सीडेशन होने के बाद क्या होगा, आपका ये वाला बॉन्ड यहाँ से क्लीव हो जाएगा। तो मतलब मेरे पास जनरेट हो जाएगा, यहाँ पे एक COH बन जाएगा और एक आपका COH यहाँ पे बन जाएगा। उसके बाद इस स्ट्रक्चर का नाम होता है एडिपिक एसिड। अब आपके पास डाई कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया यहाँ पे। मैंने उसकी क्या की, अब मैंने उसकी एस्टेरिफिकेशन करा दी एसिडिक मीडिया में। इससे एस्टेरिफिकेशन होगी तो आपके पास प्रोडक्ट बन जाएगा ये और ये ऐसे। तो ये बन गया आपका डाई एस्टर कंपाउंड। तो इस तरीके से आप किसी कंपाउंड को इस रिएक्शन का सबस्ट्रेट बना सकते हो, ठीक है। तो ये आपके पास एक रिएक्शन होगी जिसमें हम इस तरीके से देख सकते हैं कि रिएक्शन का सबस्ट्रेट कैसे जनरेट होता है। अब इसके भी करते हैं एक दो एग्जांपल। देखिए आपके पास ये सबस्ट्रेट गिवन है, ये है और ये यहाँ पे एक ही है, ठीक है। रिएक्शन कंडीशन सब कुछ आपकी सेम रहेंगी वही, ऑक्साइड H पॉजिटिव ये, ठीक है। अब देखिए आपका यहाँ तो अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं तो निकलेगा ही नहीं, आपका अल्फा हाइड्रोजन सिर्फ यहाँ पे, इसका मतलब अटैक यहाँ से होना है और कहाँ होना है, इस पे अटैक होना है, ऊपर जाएगा ये बाहर निकलेगा। तो सिंपली आप इस सिस्टम को जोड़ दीजिए। यहाँ पे एक रिंग लगा हुआ है, अब रिंग गिन लेते हैं कितना, 1 2 3 4 5, तो 5 मेंबर रिंग साथ में बना दीजिएगा। ये आपको पता है जो 5 पोजीशन थी वहाँ पे कीटो था, और जहाँ से आप इसको जोड़ रहे हो इस वाली पोजीशन से, उसके ऊपर क्या लगा हुआ था, COR, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस रिएक्शन को कर सकते हैं। अब अगर आपको डिपेंड करता है, अगर आगे आपको क्या दिया, अगर आपको उसने आगे दिया है कहीं पे ये और ये, तो आप इसको COH बनाओगे, डीकार्बोक्सिलेशन करोगे, तो आपके पास PC जनरेट होनी चाहिए सिर्फ ये, क्योंकि आपकी CO2 उसमें से बाहर हो जाती है, डीकार्बोक्सिलेशन यहाँ पे हो जाता है। आपका कोई और रिएक्शन भी हो सकती है, जैसे अगर हम इसमें देखें तो हमारे पास एक सबस्ट्रेट दे रखा है उसने कुछ ऐसा, ये, और इसमें भी आपका इसी टाइप से दे रखा है ऐसे,
ठीक है। आप किसी भी एक साइड से आपको रिएक्शन कंडीशन सेम है जो ऊपर दे रखी है। अब आपको इसके अंदर भी इंटरमोलिकुलर है, तो आप क्या कर सकते हो, उसके अंदर आप देख सकते हो यहाँ पे कि यहाँ से सपोज करो मैं नेगेटिव जनरेट यहाँ से भी कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ जनरेट कर रहा हूँ और अटैक इस पे करा रहा हूँ, इस पर ये ऊपर जाएगा, ये बाहर आएगा, तो एम बाहर निकल जाएगा। मतलब आपने इस पोजीशन को इस पोजीशन जोड़ा है, तो 1 2 3 4 5 एंड 6, तो आपके प्रोडक्ट बनेगा 6 मेंबर्ड रिंग बनेगा यहाँ पे, ठीक है। उसमें मेरे पास 6 पोजीशन का किटो ये है और 5 6 ये है, 5 ये हो गई, 4 3 3 पे आपका सल्फ़र था और 2 ये हो गया और 1 पे आपका COMe, तो आपका ये प्रोडक्ट बनेगा। अब आगे अगर ये कंडीशन गिवन है तो आप इसको निकाल सकते हो, अगर नहीं गिवन है तो उसको आप ऐसा लिख सकते हो। तो इस टाइप से आपके पास डिफरेंट आपके सबस्टेट हो सकते हैं जिनके बेसिस पे हम इसको रिएक्शन को कंडक्ट करा सकते हैं। नेक्स्ट देखिए आप, ये अच्छा रिएक्शन है आपके पास। ये मान लो अगर आपको गिवन है, ये वाला सिस्टम गिवन हो सकता है और इसमें आपको बेस दिया हुआ है एन ब्यूटोक्साइड, पोटेशियम साल्ट ऑफ एन ब्यूटोक्साइड एंड आपको H3O पॉजिटिव, ठीक है। अब आप देखिए आपके पास यहाँ से भी निकल सकता है और एक आपका यहाँ से निकल सकता है। तो कहाँ से निकालोगे, आपके पास एक कार्बोनिल भी ड्रॉ कर रहा है, इधर से नाइट्रोजन भी ड्रॉ कर रहा है, दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है ना, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम भी ड्रॉ कर रहा है, तो यहाँ से निकलने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। आपका निकलेगा यहाँ से, यहाँ नेगेटिव जनरेट हो जाएगा और वो नेगेटिव आपका इस सिस्टम पे जा करके उसको अटैक करना है। तो यहाँ पे जब अटैक करेगा तो आपके पास ये ग्रुप ऐसे बनेगा और OAT बाहर निकल जाएगा। तो आपको ये सिस्टम ऐसा रखना है, यहाँ नाइट्रोजन ऐसे, और जो आपका रिमेनिंग सिस्टम है आप उसको जोड़ दीजिए बस। यहाँ पे कार्बोनिल था, ठीक है। आप देखिए इधर आपका यहाँ पे CS2 जहाँ से अटैक होना था, ये इस CS2 पे आपके पास क्या लगा हुआ था, COAT भी लगा हुआ था यहाँ पे। तो आपने सिर्फ इन दोनों को जोड़ना है, ये जोड़ दीजिए आप, ये वाला। अगर H पॉजिटिव वगैरह कुछ आगे दिया है, हाइड्रोलिसिस गिवन है, तो इसको निकाल देना और डिकार्बोक्सिलेशन कर देना। तो इस टाइप से आप डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं जो उनको इसमें सोल्व कर सकते हो। एक लास्ट प्रॉब्लम करते हैं इसके ऊपर, बिल्कुल इसी जैसी है जैसे हमने अभी प्रॉब्लम की है। आपको देखने में स्ट्रक्चर थोड़े भयानक लग रहे होंगे, लेकिन एक्चुअल में अगर समझ के करोगे तो ऐसा कुछ नहीं है इनमें। ये सिर्फ आपको डराने के लिए होता है कि आप थोड़ा सा डर जाओगे कि पता नहीं क्या रिएक्शन है, हम इसको नहीं कर पाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होता, आपको डरना नहीं है बिल्कुल भी। अब मेरे पास आगे ये दे रखे CS2 4 है, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे आपका COAT है और इधर मुझे दे रखा है ये, ठीक है। अब आपको देखिए दोनों एस्टर ग्रुप है यहाँ पे, तो आपके दोनों एस्टर ग्रुप का रिएक्शन आपस में होना है। अब देखिए यहाँ पे आपका जो यहाँ पे हम देखें तो अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं, यहाँ पे एक अल्फा हाइड्रोजन है, तो मैं इसको थोड़ा सा ओपन करके लिख लेता हूँ। CS2 में थ्राइस कर देता हूँ यहाँ पे और एक CS2 इसके साथ लिख लेते हैं, CS2 COAT। अब देखिए अगर इसमें बेस डालेंगे हम कोई भी, मान लो मैंने सोडियम इथोक्साइड ही डाल दिया इसमें पॉजिटिव, तो अब देखिए यहाँ पे आपका इनोलेट जनरेट होना है, तो यहाँ से आपका अटैक होगा और किस पोजीशन पे होगा, इस पे। इसको मैं ओपन करके लिख देता हूँ C डबल बॉन्ड OAT, इस पे अटैक होना है, ऊपर जाएगा, ये बाहर आएगा और आपके पास PC जनरेट हो जाएगी कुछ ऐसी। ये इसको इधर रखिए और यहाँ पे आपके पास C डबल बॉन्ड O, और मैं सिंपल बना देता हूँ इसको थोड़ा सा। और यहाँ पे CS2 का थ्राइस था ही आपके पास, और एक इस CS से अटैक हुआ था, यहाँ जोड़ देते हैं और यहाँ पे आपका बच गया COAT, ठीक है। तो इस टाइप की आपके पास स्पीसीज यहाँ पे जनरेट हो गई है। अगर उसने आगे आपको हाइड्रोलिसिस कंडीशन या कुछ दिया है तो आप इसको हटा सकते हो, अगर नहीं दिया तो आप इसको यहीं तक बना सकते हो। वैसे भी अगर इसको देखूं तो 1 2 3 और 3 6, मतलब 6 मेंबर रिंग है ये भी आपका। तो इस टाइप के जो कंपाउंड हैं उनको स्पाइरो टाइप के कंपाउंड बोलते हैं, उतने स्टेबल नहीं होते फिर भी हैं, ठीक है। तो लेकिन ये रिएक्शन फॉर्मेशन हो सकती है। तो ये आपके पास हमने देख लिया डिकमैन कैसे होती है और आपके कोलिजन एस्टर कंडेंसेशन कैसे होती है।